तो बोलिए रविंद्र जी, क्या आपके कुछ विषय जो है जी आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आप पुनः ओजोन के ऊपर में कुछ बताएं। कुछ आप छूट गया है विषय, उसको आप पुनः रखने का कष्ट करें करुण जी से। विषय तो बहुत लंबा है, मैंने कम से कम समय लिया, ज्यादा नहीं लेना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था। बहुत लोग हैं खुले वाले। एक दो तकनीकी जानकारियां मैं रखना चाहूंगा पहले। जो विषय है वैश्विक, तो कोरोना है, एक ओजोन है और पर्यावरण प्रबंधन में मानव की भूमिका। ये पूरा जो विषय है वो एक्चुअली 3 उसमें आयाम है। तो देखिए, ओजोन का जो परत की जो लेटेस्ट जो खबर है, जो मैं अब सबको अवगत कराना चाहूंगा, आप लोग को शायद पता भी होगा। ओजोन परत जब से डिस्कवर हुआ 2016 से क्या हुआ है कि जो आधुनिक अनुसंधान जो हुए हैं उसके हिसाब से जो वैज्ञानिक ऑलमोस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जो जिसको हम इतनी बड़ी समस्या समझ रहे थे बेसिकली, वो ओजोन परत एक प्राकृतिक फेनोमेनन था। वो एक समस्या नहीं थी। अंटार्कटिक के ऊपर जो अंटार्कटिक के ऊपर जो ओजोन छिद्र बोलते थे हम लोग, और फिर वो आर्कटिक में भी 2011 से थोड़ा देखा गया, तो ऑब्जर्वेशन ये पा रहा है। और जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं एटमॉस्फेरिक स्टडीज के, स्मिथसोनियन, ओशनिक स्टडीज, सब ने ये ऑलमोस्ट ये हो चुका है कि ओजोन अगर मानव कुछ करे या ना करे, हम कुछ नहीं भी स्टेप लेते हैं तो भी ये अगले 20-25 साल में ये होल पूरा का पूरा ही बंद हो जाएगा। और इस साल तो बहुत जबरदस्त सुधार है। थोड़ा बहुत जो परत खुली थी अप्रैल में आर्कटिक में, बहुत बड़ा छिद्र खुला था, लेकिन वो जैसा मैं पिछली बार बोल रहा था, पोलर वॉर्टेक्स का जो मूवमेंट हुआ उसके कारण वो छिद्र बंद हो गया, अंटार्कटिक का भी। तो ये ओजोन बेसिकली इसीलिए बहुत ज्यादा हम लोग बातचीत आजकल नहीं सुनते हैं ओजोन परत का। अब लीजिए, तो ओजोन परत से हम लोग, अगर मैं ये बात कहने की धृष्टता करूं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है हम लोग को अल्ट्रावायलेट किरणों से, वो नहीं है प्रॉब्लम जी। दूसरा बात, कोरोना जैसा राजेंद्र जी ने जो इतनी सुंदर व्याख्या की है, बातें कही है, बहुत सुंदर। उसी में बात, वो तो खैर जमीन से जुड़े हुए हैं आदमी, क्या कहा जाए उनके बारे में। तो कोरोना के बारे में जो जर्म्स है ना, देखिए इसके बारे में एक जानकारी तकनीकी में देना चाहूंगा। पश्चिमी जो वैज्ञानिक हैं, जो यूरोप के वैज्ञानिक हैं, उनको ये अदृश्य जीवाणुओं के बारे में पता चला 18वीं शताब्दी के अंत में। और तब उसके बाद 19वीं शताब्दी में जब लुई पास्चर ने, हम लोग देखते हैं ना पास्चराइजेशन का जो मेथड लाया, जो अमूल पास्चराइज बटर जो बोलते हैं हम लोग, पास्चराइजेशन उसी जर्म्स को नाश करने के लिए मेथड पास्चराइजेशन बोलते हैं। लेकिन 1767 में भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके गवर्नर जनरल थे, कुछ और बोलते थे, वायसराय के जो चीफ थे, एक डॉक्टर थे, सर्जन भी थे, डॉक्टर हॉलवेल। तो डॉक्टर हॉलवेल ईस्ट इंडिया कंपनी को तो चलाते ही थे कलकत्ता से, इसके अलावा उनका मेडिकल साइंस में दिलचस्पी थी क्योंकि वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने शोध किया अदृश्य ये महामारियों पर। भारत में जो महामारियां, चेचक, छोटा जो होता है, बड़ा बिग स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सब पर शोध किया। और 1767 में लंदन में एक उन्होंने एक सेमिनार में, जो डॉक्टर्स का जो अल्टीमेट बॉडी है डॉक्टर्स की, रॉयल कॉलेज ऑफ जो फिजिशियंस, उसमें एक रिसर्च पेपर सबमिट किया। वो आज भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। उसमें उन्होंने बाकायदा बोला कि भारत में टीका लगाया जाता है। और याद रखिएगा 1767 में पूरे पश्चिमी लोगों को जर्म्स के बारे में और उससे बीमारियां फैलती हैं और ये जर्म्स अदृश्य होते हैं, इसके कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन हॉलवेल साहब ने पेपर में बताया है कि भारत में टीका लगाया जाता है, चेचक का टीका, इसका टीका, महामारियों से संक्रमण से बचने के लिए। तो टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की जो ब्राह्मण वैद्य जो घूम घूम के टीका लगाते हैं, उनका कहना है कि अदृश्य जीवाणु ऐसे होते हैं जो संक्रमण फैलाते हैं। अदृश्य जीवाणु संक्रमण फैलाते हैं।
देखिए, जी 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 जी, बोला जाए। तो अदृश्य जीवाणु जो संक्रमण फैलाते हैं, तो वहां लंदन में जो डॉक्टर्स लोग बैठे सब हंसने लगे, अरे भारत के ब्राह्मणों को, पंडितों को सब कुछ अदृश्य नजर आता है, अदृश्य देवी देवता। तो उनको ये संक्रमण फैलाने वाले जो जीवाणु भी, बीमारी फैलाने वाले जीवाणु भी अदृश्य होने लगे। तो अदृश्य जीवाणुओं के बारे में भी भारत की जो वैद्य थे, यहाँ के डॉक्टर्स थे, उनको पता था। हम लोग जो 19वीं शताब्दी में जाकर के 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में एंटीसेप्टिक पहली बार बना है पश्चिम में, जबकि भारत में 5000 साल से आयुर्वेद में 32 प्रकार के एंटीसेप्टिक यूज होते थे। तो ये ज्ञान और उनसे कैसे बचा जाए, ये ज्ञान भी हम लोगों को पास टेक्निकली अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है, जिसको हम आयुर्वेद में है। होम्योपैथी भी एक तरह से आयुर्वेद का ही एक बाई प्रोडक्ट है जो हैनीमैन ने निकाला। इसको मान्यता नहीं मिल रही है मेन स्ट्रीम में, हम इसकी बात नहीं कर सकते हैं। अभी कोविड के नाम पर देखिए, जो ड्रग, जो वैक्सीन रिसर्च हो रहा है, करोड़ों डॉलर्स की, अरबों डॉलर्स की फंडिंग का खेल चल रहा है। और वो क्या करेगा? वैक्सीन्स क्या कर रहे हैं? क्या वैक्सीन्स ने चेचक का पूरा इलाज कर दिया? उसके साइड इफेक्ट क्या हुए? विश्व में बहुत लोग वैक्सीन्स को, यूरोप में भी इसके साइड इफेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब आ रहा हूं, जो राजेंद्र जी ने बात कही है, जो जीडीपी की बात मैंने कही थी, और प्रधानमंत्री मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भारत पर एक पेपर लिखा है, भारत के गांवों पर, उनका ऐसे आर्टिकल अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि भारत के गांव गजब से आत्मनिर्भर होते हैं, उनकी जितनी आवश्यकता है वो सारे उद्यमी मोर और लेस गांव में ही मिल जाते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं। अच्छा, अब इस गांव की आत्मनिर्भरता को मैं जो पहले बार जब बोल रहा था, तो मैं बोल रहा था अगर जीडीपी से आंकेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें सूचकांक नीचे चला जाएगा। यही तो दुर्भाग्य है। सारा खेल जो है, हमने विकास की जो पैमाने हैं वो ऐसे ऐसे मुकर्रर कर दिए हैं। मैं बॉम्बे ज्योग्राफिकल एसोसिएशन का मेंबर हूं, हम लोग का एक सेमिनार हो रहा था, और मैंने वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक के जो विकास की जो इंडिकेटर हैं उसकी जो पैरामीटर्स पर ही मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया। स्टील का कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन, ये जो कंजम्पशन जितना बढ़ेगा जीडीपी उतना ही बढ़ेगा। और जब हम राजेंद्र जी वाले मॉडल पर आ रहे हैं, जो भारत का सनातन संस्कृति का मॉडल है, जो प्रकृति का दोहन नहीं सिखाता है, जो अपने आप जिसमें एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इनबिल्ट है, दोहन नहीं सिखाता है, वो प्रकृति का पोषण संरक्षण अपने आप में निहित है। और इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि देखिए, ऑर्गेनिक वे ऑफ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक मैंगो, ऑर्गेनिक खाएंगे हम लोग, सारा कुछ ऑर्गेनिक करेंगे, तो ये भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी हर एस्पेक्ट में ही ऑर्गेनिक है। इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का प्रयोग भारत की सभ्यता में नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, महर्षि भारद्वाज की एक किताब है विमान शास्त्र पर, तो विमान बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो उसमें इस्पात स्टील बनेगा, वो भी ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी है। तो ऑर्गेनिक वे हम लोग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी, ये सब का सब ही ऑर्गेनिक था। और अगला पॉइंट जो मैं आ रहा हूं वो है देखिए, हम लोग जो मीट का कंजम्पशन करते हैं, मीट का कंजम्पशन अब दुनिया मान चुकी है वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू एनवायरनमेंट है। जितना ये हम लोग जो सॉसेजेस बनते हैं, जो बीफ का कंजम्पशन दुनिया में हो रहा है, या जो बकरे का ही कंजम्पशन हो रहा है, उस मीट को प्रोड्यूस करने में जितने हेक्टेयर्स का फार्म कंजम्पशन होता है, उतने में कहीं ज्यादा बड़ी आबादी को हम सस्टेन कर सकते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन फूड अपने आप में एक थ्रेड बन चुका है। तो हमारे जब हमारा आहार, हमारी चर्या, ये सब प्रकृति के साथ तादात्म्य में हमारा नहीं होगा, तब तक पर्यावरण संरक्षण संभव ही नहीं है। तो और जब तक हम वो सूचकांक, अब देखिए आज भारत सरकार पर इतना प्रेशर है विपक्ष की ओर से, और वामपंथ विचारधारा के लोग दिन रात हमला कर रहे हैं कि जीडीपी गिर गया, अब क्या होगा भारत का, भारत की अर्थव्यवस्था तितर बितर हो गई है।
जबकि वस्तु स्थिति जाएंगे तो ऐसा नहीं है। जीडीपी सूचकांक ही उन इंडिकेटर्स को लेकर के है जो हमें जिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की राजेंद्र जी बात कर रहे थे, जो हमारा सनातन संस्कृति का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है प्रकृति के साथ, उसके ठीक ऑपोजिट मॉडल है वो। तो जिस तरह से सोलर ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज विश्व में इंडिया लीड कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में इंडिया लीडर है, उस तरह से ही विकास के सूचकांक को, विकास के जो पैमाने हैं, जी बोला जाए, तो इस चीज को हम लोग को मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये वर्तमान सरकार बहुत अच्छा कर रही है इस चीज पर नए तो पर्यावरण संरक्षण, एक तो हमारी पहली बात हो गई कि ओजोन से अब हमें घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका वो एक साइक्लिक चीज है जो वैज्ञानिकों ने उसको समझ लिया है अच्छी तरह से। शुरू में समझ कम थी ओजोन को लेकर के, तो घबराहट ज्यादा थी। वो अचानक घटना घटी थी अंटार्कटिका में, तो उस समय ऐसा, उसके बाद से एक अफरा तफरी दुनिया में हो गई कि ओजोन से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो टेक्निकली तो संभव है बट वैसा है नहीं, तो वो अब हमने थोड़ा शांति रहना चाहिए हम लोगों को। और कोरोना जर्म्स में देखिए अपनी सनातन संस्कृति, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता, इन सब चीज को जोड़ दें अगर हम, हमारा मीट कंजम्पशन पर बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जितना बीफ का प्रोडक्शन हो रहा है और गौएं कट रही हैं, देखिए अब हम, ये बात धर्म की भी है, अर्थव्यवस्था की भी है और पर्यावरण की भी है, लिंक है। तो जिस तरह से बांग्लादेश में गायें जा रही हैं और वहां पर एक्सपोर्ट, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, तो ये सब चलता रहेगा तो कैसे फिर पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे हम? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो यही मूलभूत सब चीजें हैं जो हम लोगों को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और हमारा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो मोदी जी लेके जा रहे हैं उस तरफ, सनातन संस्कृति का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, नॉन वेजिटेरियन फूड के खिलाफ हम मुहिम चलाएं। इसको कानून तो नहीं बन सकता, तो इसकी सब लेकर के चले हम। तो मूलभूत ये पॉइंट्स हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, और क्या कहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको रसन जी। कई विषय जो आपके मन में छूट गया था कि समय कमी के कारण, लेकिन विषय को आपने रखा। धरती पर छा रहा है अंधेरा, आशा की किरण जगाएं, पर्यावरण को बचाएं।